द ग्रेट डिप्रेशन 1929 ये एक ऐसा आर्थिक मंदी का दौर था जो कि अमेरिका से शुरू हुआ और धीरे धीरे करके पूरे विश्व में फैलता गया। पूरी दुनिया की आर्थिक तौर पे हालत खराब थी, लेकिन अमेरिका की कुछ ज़्यादा ही खराब थी। लोगों को मंदी के चलते अपना घर बार सब बेचना पड़ा और ऐसी झोपड़ियां बना के रहना पड़ा। अमेरिका में जगह जगह ऐसी झोपड़ियां बनने लगी और बेरोजगारी अपने पिक पर पहुंच गई। उस दौर में पैसों की इतनी तंगी आ गई थी कि लोगों के पास खाना खरीदने तक के पैसे नहीं थे और जहां पर भी फ्री का खाना मिलता वहां पे ऐसी लंबी लंबी कतारें लगने लगती। अमेरिका में बहुत से लोग जहां पर भी उन्हें जगह मिलती वहां पर पेपर बिछा के कुछ इस तरीके से सो जाते। यह दौर 20वीं सदी का सबसे खराब आर्थिक मंदी का दौर माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि 1929 में ऐसा क्या हुआ जिसने इतनी भयानक मंदी को जन्म दिया। This is the story of a financial disaster that we hoped would never happen again. 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में ब्रिटेन समेत बाकी यूरोपियन देश शामिल थे। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम ब्रिटेन और यूरोप की इकोनॉमी नीचे गिरने लगी। इन देशों को इस समय खाने पीने की चीजें, माल सामान और हथियारों की बेहद जरूरत थी और अमेरिका ये बात जानता था। अमेरिका ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और इन चीज़ों का प्रोडक्शन शुरू कर दिया और खाने पीने, माल सामान और हथियारों को यूरोप के देशों को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी किया और धीरे धीरे करके अमेरिका अमीर बनता गया। वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने तक अमेरिका एक महाशक्ति बन चुका था और 1920 से यूएस की इकोनॉमी स्पीड लेने लगी। यूएस की इंडस्ट्रीज अब अच्छा ग्रोथ दिखा रही थी। 1920 से 1928 के दौर को द रोरिंग ट्वेंटीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय यूएस यानी अमेरिका की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ी और अमेरिकन कंपनीज की शेयर प्राइस तेज़ी से बढ़ने लगी, जिससे पुराने निवेशकों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। अमेरिका की बहुत सारी कंपनी मास प्रोडक्शन का तरीका आजमाने लगी, जिसके चलते नए नए अप्लायंसेस जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, इनका सेल हर 2 साल में दुगना हो रहा था। अमेरिका में एक तरफ कंपनियां माल बनाती थी और दूसरी तरफ लोग सारे माल को खरीद लेते थे। अमेरिका में आर्थिक तौर पर कभी ना देखा गया हो ऐसा विकास हो रहा था। इसी वजह से जिन लोगों को शेयर मार्केट की जरा भी समझ नहीं थी, वह लोग भी ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में शेयर्स में पैसा डालने लगे और बहुत ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट में आने की वजह से शेयर्स ओवर वैल्यूड होने लगे। उनका दाम आसमान छूने लगा क्योंकि लोगों के पास शेयर खरीदने के पर्याप्त पैसे थे और जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे उन लोगों को बैंक्स शेयर खरीदने के लिए कम शर्तों पर लोन देने लगी। इस समय तक स्टॉक ब्रोकर्स भी लोगों को लोन बांटने लगे। 1927 से 1929 इन 2 सालों में यूएस स्टॉक मार्केट की वैल्यू लगभग 2 गुना हो चुकी थी। सन 1929 में जब हर्बर्ट हूवर यूएस के प्रेसिडेंट बने, जब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अमेरिका में अभी भी शेयर मार्केट के लिए कोई नियम कानून नहीं थे, जिसके चलते कुछ ऑपरेटर्स ज़्यादा पैसा डालकर किसी शेयर को उठा देते और सारे शेयर बेचकर उस शेयर को गिरा भी देते। इससे ऑपरेटर्स तो पैसा कमा रहे थे, लेकिन आम नागरिक का पैसा डूबने लगा। लेकिन अमेरिकन सरकार ने इस बात को नज़रअंदाज किया और शेयर मार्केट के लिए कोई नियम कानून नहीं बनाए और जो जैसा चल रहा था वो वैसे चलने दिया। इस समय तक अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर को 4% से बढ़ाकर 6% तक कर दिया, जिससे लोगों ने लोन लेना बंद कर दिया और कम पैसों के चलते चीज़ें खरीदनी कम कर दी। 1929 की शुरुआत में यूएस इकोनॉमी स्लो होने लगी, जिससे कंपनियों का प्रोडक्शन कम होने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी और जिन लोगों की नौकरियां बची थी उनकी तनख्वाह कम होने लगी। जुलाई 1929 में सूखे की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर भी प्रॉब्लम में आ गया था और कमोडिटीज़ के भाव गिरने लगे। यह सब देखकर जिन स्टॉक ब्रोकर्स और बैंक ने लोगों को लोन दे रखा था, वह उनसे लोन को चुकाने की मांग करने लगे, जिसके चलते लोगों ने अपने शेयर बेचे और स्टॉक मार्केट नीचे आना शुरू हो गया। 24 अक्टूबर 1929 के दिन स्टॉक मार्केट बहुत गिरा और उसी के कुछ दिन बाद यानी 29 अक्टूबर 1929 को स्टॉक मार्केट और भी ज़्यादा गिरा। यह सब देखकर लोग अपना सारा काम छोड़ के सीधे वॉल स्ट्रीट की तरफ भागे, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और शेयर खरीदने और बेचने का काम वॉल स्ट्रीट पर ही होता था। इस दिन अमेरिका की वॉल स्ट्रीट में बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई और इसी के चलते अमेरिका के दूसरे एक्सचेंज जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और बफेलो एक्सचेंज को भी बंद करना पड़ा। इसी के कारण 19 अक्टूबर 1929 को ब्लैक थर्सडे भी कहा जाता है। यह स्टॉक मार्केट क्रैश अगले कुछ सालों तक इसी तरह चलता रहा। स्टॉक मार्केट में हुई इतनी गिरावट की वजह से बिजनेसेस को इन्वेस्टमेंट मिलना मुश्किल हो गया। कंपनीज को अपने प्लांट बंद करने पड़े और बहुत सी कंपनियां भी इस दौर में बंद हो गई, जिसके चलते बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इसलिए लोग बैंक में रखी अपनी सारी जमा पूंजी निकालने लगे। अब बैंक के पास इतना लिक्विड कैश नहीं था कि वो अपने डिपॉजिटर को एक साथ उनका सारा पैसा लौटा सके,
क्योंकि बैंक ने पैसा लोन के तौर पे बांट रखा था। बैंक ने जिन लोगों को लोन दे रखा था, बेरोजगारी के चलते वो लोन रीपे नहीं कर पाए और धीरे धीरे करके अमेरिका की कई सारी बैंक फेल पड़ने लगी और आम लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी डूबने लगी। सन 1933 तक करीब 8,000 से ज़्यादा बैंक फेल हो गई थी और यूएस की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी और गिरती हुई अमेरिका की इकोनॉमी को रास्ते पर लाने के लिए अमेरिकन सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए। सरकार सिर्फ इकोनॉमिक डाउनफॉल को देखती रही। अमेरिका में गरीबी बढ़ती जा रही थी, लोगों के पास खाना खरीदने तक के पैसे नहीं थे और अमेरिकन लोग अपने ही देश में बन रही ऊंचे दामों की वस्तुएं नहीं खरीद पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने इसका एक अल्टरनेटिव निकाला और दूसरे देशों से आ रहे सस्ते माल को खरीदना शुरू कर दिया। अमेरिका की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि लोगों को अपना घर तक बेचना पड़ गया था। जब अमेरिका का इंपोर्ट बढ़ने लगा तो अमेरिकन सरकार ने 1930 में ये सब रोकने के लिए स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट लागू किया, जिसके तहत दूसरे देशों से आने वाली वस्तुओं पर ऊंचे टैरिफ लगाए गए और उनका दाम अमेरिका की वस्तुओं जितना हो गया। अमेरिकन सरकार ये चाहती थी कि लोग दूसरे देशों से बन रही चीज़ों को खरीदने की बजाय अपने देश में बन रही चीज़ों को खरीदें, जिससे कि अमेरिकन कंपनी को फ़ायदा हो और बेरोजगारी कम होने लगे। लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ और अमेरिकन इकोनॉमी को इसका नुकसान झेलना पड़ा। मिस्टर हुवर के दोनों ही डिसीजन यानी वस्तुओं के दाम ऊंचे रखना और स्मूथ हॉले टैरिफ एक्ट लागू करना, ये दोनों ही डिसीजन गलत साबित हुए और यूएस की इकोनॉमी रिसेशन से डिप्रेशन में चली गई। सन 1933 में मिस्टर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यूएस के प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट बनने के 100 दिन के अंदर ही उन्होंने कई सारे इनिशिएटिव लिए और 42 नई एजेंसी शुरू करी। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लोगों को गारंटी देती थी कि जो पैसा उन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, अगर बैंक्स फेल हो जाती है तो सरकार उन पैसों को रिटर्न करेगी, जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ने लगा और लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करने लगे। इससे अमेरिका की इकोनॉमी को काफ़ी मदद मिली। रूजवेल्ट ने शेयर मार्केट को चलाने के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन बनाया। मिस्टर रूजवेल्ट लगातार रेडियो के ज़रिए लोगों को गाइड करते रहे ताकि उनका कॉन्फिडेंस बना रहे और 1933 से 1936 के बीच अमेरिका की इकोनॉमी थोड़ी इम्प्रूव होने लगी। लेकिन 1937 में फिर से यूएस की इकोनॉमी दिक्कत में आ गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ यानी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, अमेरिका ने फिर से मौके का फ़ायदा उठाया और खाने पीने का सामान, माल सामान और हथियारों का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया, जिससे यूएस की इकोनॉमी को काफ़ी मदद मिली और वापस से अमेरिका की इकोनॉमी अपने ग्रोथ ट्रैक पर वापस आ गई। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यूएस की गवर्नमेंट ने मिलिट्री पे बहुत सारा पैसा खर्च किया था, जिसके कारण यूएस की इकोनॉमी में फिर से जान आ गई और उसके बाद यूएस की इकोनॉमी ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो कुछ इस तरीके से ये ग्रेट डिप्रेशन 1929 से लेकर 1939 तक चला और इसके बाद अमेरिका की इकोनॉमी दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी बन गई और अमेरिका वापस से एक महाशक्ति बन गया। तो ये था द ग्रेट डिप्रेशन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।